चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। स्टैक में किसी भी तत्व को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड क्या? क्रिएट, पुश, इवेल्युएशन या पॉप। किसी भी है ना किसी भी अगर हम लोग बात करें किसी भी पर्टिकुलर स्टेक की बात करें और वहाँ पर अगर हमें ये कहा जाए डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करने का, ठीक है ना, डेटा एलिमेंट की बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग ये बात करेंगे कि किस प्रकार से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और किस प्रकार से एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यही हमारे पास काम है, इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। तो स्टेक जो होता है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जो किसी भी डेटा एलिमेंट को स्टोर करने का काम करता है। अब स्टेक होता कैसा है? तो स्टेक होता है कुछ ऐसा, है ना। स्टेक होता है कुछ ऐसा, एक वन एंडेड जो है स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ पर हम लोग एलिमेंट 1, यहाँ पर हम लोग एलिमेंट 2, इस प्रकार की चीज़ें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग बात करेंगे इंसर्ट 1, है ना, यहाँ से जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसे हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं, और यहीं से जब हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसे हम लोग पॉप ऑपरेशन कहते हैं। ध्यान रखना ये नाम, हाँ, ये नाम जो है वो यहीं पर है, ये नाम जो है वो यहीं पर है इंसर्ट और डिलीट करने का। तो किसी भी स्टेक में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश कहलाता है और डिलीट करना पॉप कहलाता है। एक और बात देखिएगा यहाँ पर ये है यहाँ पर कि ये जो है हमेशा डेटा स्ट्रक्चर की जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और जब इससे ऊपर बढ़े तो ये 1 2 3 हो जाता है। और ध्यान रखना स्टेक में एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसे हम लोग टॉप कहते हैं, और ये टॉप क्या बताता है? स्टेक में जो स्टेक की साइज है वो बताता है, यानी कि अभी स्टेक में कौन से कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो अगर टॉप की साइज 1 है, इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स की संख्या टॉप प्लस 1 है, टॉप प्लस 1 है ना, यानी कि टोटल एलिमेंट आपका टॉप अगर 1 पे है तो टोटल एलिमेंट यहाँ पर 2 हो जाएंगे। और अगर कभी कभी ऐसा प्रश्न दिया जाता है कि अगर किसी भी स्टेक में टोटल जो साइज है उसकी वो 10 है, तो टोटल इंडेक्स नंबर मैक्सिमम क्या होगा? तो वो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा प्रश्न ये कहता है कि स्टेक में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? पुश करना, ठीक है। बात समझ में आ गई? किसी भी स्टेक में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश कहलाता। देखो भाई पीजीडीसीए का क्या फ्यूचर है, फ्यूचर तो सबका अच्छा ही होता है ना। अब पीजीडीसीए मैं अगेन यही बोलूँगा कि जब तक ऑफिशियल क्वालिफिकेशन का नोटिस नहीं आ जाता तब तक कोई भी कुछ कहे वो सब एक खुद का दिमाग है। मैं एक सिंपल सी बात, पूरा यूट्यूब पर इतने भरे हुए हैं, इतने वीडियोस हैं आपके इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीधी सीधी गणितीय है भाई कि सभी के पास वही चीज़ें हैं। जब तक बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा कि भाई ये वैकेंसी है 6 से 8 तक की और 1 से 5 तक की, तो 6 से 8 में ये क्वालिफिकेशन चाहिए, 1 से 5 में ये क्वालिफिकेशन चाहिए, हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, बट आज इसकी मैं कम्युनिकेशन और करूँगा आप लोगों से, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से 6 से 8 तक अगर दूसरे टीचर की वैकेंसी होती है तो उन्हें क्या चाहिए होता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुश। दूसरे प्रश्न पे आगे देखो, स्टैक में से किसी भी तत्व को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब जब हम डेटा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हमने डिस्कस किया था भाई हम इसे पुश कहते हैं, और सेम अगर किसी भी स्टैक में से डेटा एलिमेंट को अगर हम लोग रिमूव करेंगे, है ना, तो ये मेथड आप लोगों का कहलाता है कौन सा भाई? ये कहलाता है पॉप, ठीक है। बात समझ में आ गई? स्टैक में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश कहलाता है और स्टैक में से डेटा एलिमेंट को डिलीट करना पॉप कहलाता है। ये दोनों सबसे बेसिक चीज़ें हैं, वो ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर स्टैक में पुश ऑपरेशन होता है, अगर स्टैक में पुश ऑपरेशन होता है तो टॉप की साइज जो है वो +1 हो जाती है, ठीक है। और अगर पॉप ऑपरेशन होगा तो टॉप की साइज -1 हो जाती है। एक कंडीशन और है कि स्टैक में जब डेटा एलिमेंट आप लोग पुश करते रहते हो तो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि टॉप की पोजीशन मैक्स के बराबर हो जाती है, ठीक है। या कहीं कहीं पर ऐसे भी कहते हैं कि अगर टॉप की पोजीशन जो है वो मैक्स से एक कम है, सिंगल कम है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग, ये कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो। यानी कि अब हमारे पास में स्टैक में डेटा एलिमेंट इंसर्ट करने की जगह नहीं है, ठीक है। यानी कि जब लगातार एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे
तो टॉप की पोजीशन +1 होते 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 धीरे बढ़ जाएगी, और जब फाइनल ऐसी पोजीशन आएगी कि स्टैक में अब डेटा एलिमेंट है ना, डेटा एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो एमपी में भी काम आ जाएगा, राजस्थान में भी काम आ रहा है और बिहार में भी काम आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंगल बैच आपका काम आ जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम अगर टॉप की पोजीशन -1 है और हम एक एक करते डेटा एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टॉप बराबर -1 हो जाएगा, और जब टॉप बराबर -1 हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम लोग अंडरफ्लो कहते हैं। क्या ये भी बात समझ में आ गई आपको? अगर ये बोला जाए अगर ओवरफ्लो है, तो ओवरफ्लो जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि टॉप की साइज मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुकी है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करें अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मतलब ये हुआ कि स्टैक की जो साइज है वो टॉप से जो टॉप की साइज है वो -1 हो चुकी है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टॉप की पोजीशन जो है वो 0 है, इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट है, क्योंकि प्रत्येक डेटा स्ट्रक्चर का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। क्या बात समझ में आ गई? प्रत्येक डेटा एलिमेंट का, प्रत्येक स्टैक का जो टॉप वैल्यू है या डेटा एलिमेंट जो इंसर्ट होगा उसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि कहाँ से इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, तो अगर इंसर्ट करते करते टॉप की पोजीशन मैक्स हो जाए, है ना, तो वहाँ पर हमारा वो TRE 1 2 3 के क्वेश्चंस की मैराथन होगी, संडे से होगी, है ना। कल संडे नहीं, अगले संडे से। क्लियर? आपके TRE 1 2 3 के सारे पेपर 6 से 10 वाले, 9 से 10 वाले, 11 से 12 वाले सारे पेपर का सोल्यूशन हम लोग करेंगे ऑनलाइन, और वो आपकी अगले संडे से मैराथन होगी, है ना। अगले संडे से हम लोग पूरे 80 प्रश्नों का निचोड़ देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपका क्योंकि तब तक हम लोग कुछ पढ़ भी लेंगे, है ना। अभी हमने 4-5 दिन में डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया है। मंडे से आपकी एक फंडामेंटल की क्लास और स्टार्ट हो जाएगी, तो 2-2 बैच आप लोगों की, 2-2 क्लासेज आप लोगों की चलती रहेगी, है ना। तो 2-2 क्लासेज चलेगी तो आप लोगों का कोर्स जो है वो खींच जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर हम मैराथन करेंगे तो कुछ आपको दिखेगा प्रश्नों में। तीसरा, स्टैक में यदि कोई उपयोगकर्ता खाली स्टैक में से किसी तत्व को हटाने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन स्टैक इफ अ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, इट इज कॉल्ड अंडरफ्लो, एम्प्टी कलेक्शन, ओवरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। अगर कोई यूजर जो है वो स्टैक में से डेटा एलिमेंट को डिलीट करना चाहता है, ठीक है, और डिलीट करना चाहता है तो ये कहता है भाई स्टैक खाली है। और ये हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर ये स्टैक है, स्टैक में आप लोगों को पॉप ऑपरेशन करना है, लेकिन टॉप की पोजीशन जो है वो -1 है। टॉप बराबर -1 है, इसका मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर वालों के लिए थोड़ा सही नहीं है सिलेबस, उसमें थोड़ी ज़्यादा डेप्थ है ना। तो CBT 2 वो अलग बात है। तो यहाँ पर देखो, अगर टॉप की पोजीशन -1 है, ये बोल रहा है स्टैक खाली है, तो एक ध्यान रखना, एक और चीज़ यहाँ पे समझो कि अगर कोई स्टैक खाली है, कोई स्टैक खाली है, तो उसे हम लोग कैसे दर्शाएंगे? उसे हम लोग दर्शाएंगे स्टैक का टॉप बराबर -1, यानी कि स्टैक का जो टॉप है वो -1 है, इसका मतलब स्टैक खाली है। और अगर स्टैक में टॉप की पोजीशन -1 है, इसका मतलब उस स्टैक में अंडरफ्लो हो रहा है, इसका मतलब स्टैक में अंडरफ्लो हो रहा है। और सेम इसका विपरीत हम लोग देख लेते हैं। हमने कल भी पढ़ा था कि अगर स्टैक फुल है, अगर स्टैक फुल है, इसका मतलब स्टैक का टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी बोला जाता है टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स -1। ये दोनों कंडीशन सही है, क्योंकि माना एक स्टैक जो है उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या 5 है, तो आपको ये पता होगा कि जो मैक्स है वो 5 है। लेकिन कहीं कहीं पर क्योंकि स्टैक की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है अगर टॉप की पोजीशन मैक्स -1 है, क्योंकि अगर टोटल एलिमेंट 5 है तो स्टैक की जो रेंज है वो 0 से 4 तक ही होती है ना। 400-500 रुपए का कोर्स आप एप्लीकेशन में जाकर के देख लीजिए। अगर स्टैक फुल है तो वो ओवरफ्लो है, स्टैक खाली है तो वो अंडरफ्लो है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, एक तत्व को स्टैक में धकेलना जिसमें जिसमें पहले से 5 तत्व है और स्टैक का आकार 5 है, तो स्टैक हो जाता है। पुशिंग एन एलिमेंट, देखो पुश करना, यानी कि ये पुश करना क्या है? स्टैक में एलिमेंट को
इंसर्ट करना, ठीक है। एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड स्टैक साइज इज 5, देन स्टैक बिकम्स, ध्यान से, अगर आप एक ऐसे स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो जिसकी साइज 5 है, यानी कि ये स्टैक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, साइज 0, 1, 2, 3, 4। ये कहता है कि स्टैक में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, यानी कि पुश करना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहता है कि 5 एलिमेंट इसमें है, ठीक है, इसकी साइज भी 5 है, यानी कि इस स्टैक की साइज 5 है, यानी कि अधिकतम 5 एलिमेंट आ सकते हैं। तो स्टैक में 5 की साइज है और 5 एलिमेंट वहां पर पहले से अवेलेबल है, और अब आप अगर एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये स्टैक का ओवरफ्लो है। ये स्टैक का क्या है भाई, ओवरफ्लो है। वही बात वही आ गई ना, समझ में आ गई ना, कंडीशन दो ही है कि अगर स्टैक में टॉप बराबर बराबर मैक्स तो ओवरफ्लो, और टॉप बराबर बराबर -1 तो अंडरफ्लो। ये दो सिचुएशन, दो कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 5वां, स्टैक में प्रविष्टियां अनुक्रम में होती है, इस कथन का क्या अर्थ है? यानी कि एंट्रीज इन ए स्टैक आर ऑर्डर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बताओ जरा। स्टैक में जितने भी एंट्रीज होती है, स्टैक में जितने भी एंट्रीज होती है वो सारी की सारी ऑर्डर्ड होती है, यानी कि वो सारी की सारी एंट्रीज एक क्रम में है, ठीक है। ये पूछता है कि इसका मतलब क्या है, स्टैक में सारी एंट्रीज ऑर्डर्ड है, क्रम में है, ये क्या कहना चाहता है? एक स्टैक का संग्रह क्रमबद्ध होता है, कलेक्शन ऑफ स्टैक इज सॉर्टेबल। स्टैक एंट्रीज में बी कंपेयर्ड विद द लेस देन ऑपरेशन, यानी कि स्टैक की प्रविष्टियों को लेस देन सिंबल से कंपेयर कर सकते हैं। द एंट्रीज आर स्टोर्ड इन अ लिंक लिस्ट, स्टैक में प्रविष्टियां लिंक लिस्ट के रूप में संग्रहित की जाती है। देयर इज अ सीक्वेंशियल एंट्री दैट इज 1 by 1, एक अनुक्रमिक प्रविष्टि जो एक एक करके होती है। चलो हाँ भाई, स्टैक जो है वो ऑर्डर्ड होता है, और इसका क्या मतलब है? हमने ये चीज पढ़ी है कि जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी डेटा एलिमेंट्स होंगे वो लाइन से स्टोर होंगे, ठीक है, एक बाय एक, पहले एक इंसर्ट होगा फिर दूसरा इंसर्ट होगा, यानी कि एक साथ पुश ऑपरेशन मल्टीपल टाइम नहीं हो सकता। पहले एक पुश होगा, फिर दूसरा पुश होगा, फिर तीसरा पुश होगा, फिर चौथा पुश होगा, ऐसे। यानी कि स्टैक जो है उसमें हमेशा सीक्वेंशियल एंट्री होगी 1 by 1, मतलब पहले एक पुश होगा, फिर दूसरा पुश होगा, फिर तीसरा पुश होगा, और ये पुश जो है वो लगातार चलते रहते हैं। बात समझ में आ गई? सीक्वेंस में काम करेंगे, एक पुश के बाद हम बीच में पॉप ऑपरेशन करना चाहें, यानी कि डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। 6वें पे आओ। कौन सा स्टैक का अनुप्रयोग नहीं है, यानी कि स्टैक का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते? स्टैक का प्रयोग हम कहाँ नहीं कर सकते हैं? एक कोष्टक संतुलन कार्यक्रम, यानी कि एक पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, रन टाइम पर स्थानीय वेरिएबल की ट्रैकिंग करना, यानी कि ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, कंपाइलर सिंटैक्स विश्लेषक, यानी कि कंपाइलर का सिंटैक्स एनालाइज करना, दो अतुल्यकालिक प्रक्रियाओं के बीच डेटा स्थानांतरण, यानी कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू असिंक्रोनस प्रोसेसेस। ध्यान से देखिएगा प्रश्न 6 अच्छे से, ये आपसे पूछ रहा है कि हम स्टैक का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते। स्टैक की जब बात करेंगे, देखो स्टैक की बात करेंगे तो ये है कि जिस क्रम में जाएगा उसी क्रम में वापस आएगा। ये सबसे पहला फॉलो ये करो। ये बोलता है कि अ पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो पैरेंथेसिस में चीज़ें लिखते हो, है ना। गुड मॉर्निंग गाइस। पैरेंथेसिस में चीज़ें लिखते हो तो ये हमेशा लाइन टू लाइन, यानी कि आपने पहले ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर ये लिखी, फिर ये लिखी, तो ये स्टेटमेंट भी लाइन टू लाइन ही चलती है जब तक इसमें कोई पर्टिकुलर लूप या पर्टिकुलर
स्टेटमेंट नहीं आ जाती। तो ठीक है, ये तो होता है। दूसरा, ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल्स एंड रन टाइम। हाँ, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये मैंने कल लिखवाया था आपको। इसे हम लोग कहते हैं बग ट्रैकिंग, इसे हम लोग कहते हैं बग ट्रैकिंग। तो हम लोग लोकल वेरिएबल्स को रन टाइम पर ट्रैक कर सकते हैं, तो ये भी काम हम लोग स्टैक में करते हैं। ठीक है। तीसरा कहता है कंपाइलर का सिंटेक्स एनालाइज। सिंटेक्स एनालाइज कैसे होता है, जैसे आपने लिख दिया इंटीजर a बराबर 5, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले इंटीजर को लेगा, फिर a को लेगा, इन दोनों को मैच कर लिया, हाँ भाई a कैसा इंटीजर, फिर बराबर को लेगा, फिर 5 को लेगा, फिर यहाँ से निचोड़ आएगा कि a बराबर 5 है और a जो है इंटीजर है। मतलब ये उसी क्रम में काम करेगा जिस क्रम में हमने लिखा, यानी कि हमने सबसे पहले इंटीजर लिखा, फिर a लिखा, फिर बराबर लिखा, फिर 5 लिखा। तो जिस क्रम में हम लोग इन्हें लिखते हैं, ये उसी क्रम में चीज़ों को ढूंढने का और यूज़ करने को काम में लेता है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। अब कहता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू असिंक्रोनस प्रोसेस। देखो, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस के अंदर कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता। बस हमारी कहानी यही खत्म हो गई। हमने क्या कहा था, स्टैक की जब बात करो तो हमेशा सबसे पहला जो फोकस है वो क्रम पे होना चाहिए। अगर एक सीक्वेंस में काम होगा, एक क्रम में काम होगा, तो फिर ठीक है, और अगर क्रम में नहीं है तो फिर समस्याएं ही समस्याएं हैं। यानी कि दो अलग अलग असिंक्रोनस प्रोसेसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर स्टैक नहीं कर सकता है। आगे बात समझ में? हाँ, स्टैक में फीफो नहीं, स्टैक में लीफो को काम में लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, ये फीफो से संबंधित बात करता है, ये अलग बात है। ठीक है, चलिए 7 पे आओ। स्टैक डेटा संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? What is the main characteristics of a stack data structure? First in first out, last in first out, random access या none of these? हाँ जी, यहां पर एक ऑप्शन और बनना चाहिए था, A and C both। जरा इन 5 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। इन 5 ऑप्शंस को ध्यान में देख करके आंसर दीजिएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रैंडम एक्सेस, नन ऑफ द अबव या ए एंड सी बोथ। 5 ऑप्शंस को देख करके आंसर दीजिएगा गाइस, ताकि कुछ और कंसेप्चुअल चीजें क्लियर हो जाएगी। पांचों को देख करके आंसर दीजिएगा। अभी भी सब लोग बी पे ही हो या कोई ई पे आएगा? हाँ भाई, ई पे आए हैं। चलो देखो, समझिएगा, स्टैक के बारे में सबसे पहली बात, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जिस क्रम में डेटा इंसर्ट होंगे, जिस क्रम में पुश होगा, उसका विपरीत क्रम, उसका विपरीत पॉप होगा। यानी कि सबसे पहले E1 गया, फिर E2 गया, तो अब E1 पहले नहीं आएगा, फिर E2 पहले, मतलब जिस क्रम में जाते हैं उसी क्रम में बाहर आते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला आपको रैंडम का। रैंडम का मतलब होता है कि मुझे माना कि जैसे 2 3 4 5 है, मैं 4 को डिलीट करना चाहूँ तो स्टैक में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। पहले 5 4 3 2 गए तो सबसे पहले 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। तो यहाँ पर जो रैंडम एक्सेस है, यानी कि कहीं से भी एक्सेस कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैक जो है वो हमेशा सीक्वेंशियल एक्सेस पे काम करता है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर स्टैक में हम लोग रैंडमली डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैक हमेशा सीक्वेंस में ही काम करेगा। ठीक है, जिस क्रम में डेटा इंसर्ट होगा उसके विपरीत क्रम में डेटा एलिमेंट्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस में कभी भी कोई भी लोचा नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको?
जिस क्रम में डेटा एलिमेंट इंसर्ट होंगे उसके विपरीत क्रम में डिलीट होंगे, तभी तो बोलते हैं जो सबसे लास्ट आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो स्टैक जो है वो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ठीक है, लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। निम्नलिखित में से कौन सा यह जांचने का सही तरीका है कि कोई स्टैक खाली है या नहीं? Which of the following is the correct way to check if a stack is empty or not? Stack dot is empty, stack dot is full, stack dot size बराबर बराबर 0, stack dot pop बराबर बराबर null। बताओ जरा, अगर आपको ये चेक करना है कि स्टैक आपका खाली है या नहीं है, तो देखो भाई, स्टैक में दो चीजें होती है। एक तो हम लोग चेक करते हैं स्टैक डॉट इज फुल, ठीक है, ये चेक करता है ओवरफ्लो को, ठीक है, और इसका उल्टा होता है स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ये चेक करता है कि स्टैक में अंडरफ्लो है या नहीं है। ठीक है, स्टैक में अंडरफ्लो है या नहीं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है, स्टैक कभी भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा, वो हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर होता तो हमें क्यू बनाने की ज़रूरत क्यों रहती? बताओ जरा, अगर हमारा डेटा एलिमेंट सेम सीक्वेंस में काम करता तो हम क्यू को बनाते ही क्यों? आई समझ में, क्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहां पे हो गया इज एम्प्टी चेक करना है, तो ये चेक करता है कि स्टैक खाली है या नहीं, स्टैक एम्प्टी है या नहीं। दूसरा, इज फुल, स्टैक फुल है या नहीं, स्टैक फुल है या नहीं। अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर ऑपरेशन ऐसा किया जाएगा कि स्टैक इज एम्प्टी जो है, इन दोनों ही कंडीशन में आउटपुट में जो है वो टॉप की साइज रिटर्न होगी। टॉप क्या है? टॉप वो पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें कितने हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल है वो सारे बताता है ना। स्टैक के अंदर टोटल वेरिएबल्स कितने हैं उनसे एक कम जो साइज है वो टॉप बताता है, और हम लोग टॉप को कहते हैं क्या है? टॉप जो है वो स्टैक का एक पॉइंटर वेरिएबल है ना, स्टैक का एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, टॉप जो है वो स्टैक का पॉइंटर वेरिएबल है। तो अब हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन गया? आपको चेक करना पड़ेगा स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर आप ये चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा स्टैक खाली है या नहीं है। अगर स्टैक में इज फुल चेक करेंगे तो वो बता देगा स्टैक फुल है या नहीं है। क्या सबको बात समझ में आ गई? ई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे कहीं पर, ए बी सी डी में से ए ऑप्शन चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है कि स्टैक खाली है या नहीं है तो स्टैक एम्प्टी मेथड लगाओ। आपको चेक करना है स्टैक भरा हुआ है या नहीं है, स्टैक फुल मेथड लगाओ। और स्टैक डॉट साइज से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसके लिए कुछ नहीं कह सकता मैं, इसलिए इस मैसेज को वापस रिवाइज नहीं करो। ठीक है, हाँ, FUTURE, इस मैसेज को वापस रिवाइज मत करना, कॉपी पेस्ट मत करना, इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। सीधी सीधी गणित है यहाँ पे। स्टैक में एलिमेंट्स को कहाँ पर जोड़ा जाता है? इन स्टैक वेयर आर द एलिमेंट्स एडेड? बॉटम ऑफ द स्टैक, मिडल ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक या रैंडम ऑर्डर? स्टैक में डेटा एलिमेंट्स को हम कहाँ ऐड करते हैं? स्टैक में हम डेटा एलिमेंट को कहाँ ऐड करते हैं बताओ। तो ये तो बहुत बार समझा चुका हूँ कि स्टैक ऐसा है जिसमें पुश होता है यहाँ से और पॉप भी होता है यहाँ से। ठीक है, यानी कि इंसर्ट और डिलीट करने के लिए एक ही रास्ता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉप। ठीक है, तो ये टॉप की साइड से जो है वो डेटा एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी स्टैक में डेटा एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो वो कहाँ से जोड़ेंगे? टॉप से। और टॉप ही एक ऐसा रास्ता है, इसलिए बोलते हैं ना कि देयर इज ओनली वन वे। स्टैक में देयर इज ओनली वन वे, केवल वन वे ट्रैफिक है, वहीं से इंसर्ट होगा और वहीं से डिलीट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंसर्ट कहाँ करोगे तो टॉप में, और अगर आपको पूछे डिलीट कहाँ से करोगे तो भी टॉप में, दोनों काम एक ही जगह होते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न,
आकार 5 के स्टैक में किए गए निम्नलिखित ऑपरेशन पर विचार करो। ठीक है, ऑपरेशन ये हैं आपके सारे। सभी ऑपरेशन के पूरा होने के बाद स्टैक में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी होती है ना। स्टैक में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, हाँ, ये अगर बैच में आपने कल पढ़ा होता तो आपको जरूर समझ में आता। जरा देखिएगा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, आकार 5 की साइज का स्टैक है, ये सारे ऑपरेशन करने हैं आपको, और ये ऑपरेशन होने के बाद में लास्ट में क्या बचेगा, टोटल एलिमेंट्स कितने बचेंगे बताओ। स्टैक में जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। चलो तो देखते हैं भाई, आंसर आपका किसी का 5 है, किसी ने 4 बोला है, किसी ने 3 बोला है, किसी ने n-1 बोला है। थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट का आंसर 2 का आंसर सही आया है, बाकी गड़बड़ है मामला। केवल 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने सही आंसर दिया है। देखो क्या होता है, ये स्टैक, ठीक है, ये हम एक स्टैक बना लेते हैं। चलो एक स्टैक बनाते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है, ये स्टैक बना लिया। ठीक है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। ये 5 साइज इसमें इंसर्ट हो सकती है, टोटल 5 एलिमेंट आ सकते हैं। सबसे पहले पुश किया यानी कि 1 आया, ये देखो भाई ये 1 आया, ठीक है। फिर पॉप हुआ यानी कि ये 1 डिलीट हो गया, समझ में आया। फिर पुश हुआ 2 आया यानी कि ये 2 नंबर। फिर और पुश हुआ 3 आया, ये 3। फिर हुआ पॉप यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट गायब, ठीक है। फिर हुआ पुश 4 यानी कि यहां पर आ गया 4। फिर हुआ पॉप 2 बार यानी कि जो थे वो डिलीट हो गए। फिर हुआ पुश 5 यानी कि यहां पर हो गया 5। अब बोल रहा है कि सबसे लास्ट में मौजूद एलिमेंट कितने हैं, एक ही है। आंसर आपका हो जाएगा यहां पर ए। समझ में आया। आप कुछ और गणित लगा रहे हो, कुछ और गणित लगा रहे हो, प्रश्न नहीं समझे आप लोग। देखो पहले तो आप इसको इतना जो मैंने ये किया है ना आप लोगों के सामने डब्बा बना के, ये भी नहीं करना है आपको। अगर ऐसा पूछा जाए कि ये सारे ऑपरेशन के बाद में कितने एलिमेंट बचेंगे, तो इस कंडीशन में सीधा मेथड ये काम करता है भाई कि पुश को गिनो, 1 2 3 4 5। पॉप को गिनो 1 2 3 4। तो भाई पुश 5 है, पॉप 4 है, इसका मतलब 5 एलिमेंट इंसर्ट होंगे जिसमें से 4 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो हमारे पास में एक ही एलिमेंट बचेगा। आगे ना बात समझ में। ऐसे कर सकते हैं कि देखो, या यूं देखो कि पुश करो और काटते जाओ, ये पुश किया ये पॉप किया, एक एक काटो, ये पुश किया ये पॉप किया, ये पुश किया ये पॉप किया, ये पुश ये पॉप, बच गया एक। ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टैक में जब हम मल्टीपल पुश ऑपरेशन करते हैं और मल्टीपल पॉप ऑपरेशन करते हैं, तो अगर हमें ये पूछा जाए कि पूरे काम होने के बाद में टोटल एलिमेंट कितने बचेंगे, तब तो ये मेथड सही है। हमें पूछेगा कि भाई लास्ट एलिमेंट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो तब हम लोग अगेन ऐसे करेंगे। जैसे समझो कि साइड में एक डब्बा बना लो, देखो पुश 1 आया, 1 आया, ठीक है। फिर पॉप यानी कि डिलीट हो गया। फिर पुश 2 3 2 आया, 3 आया। फिर पॉप हुआ यानी कि 3 डिलीट। फिर पुश से 4 आया, 4 आ गया। फिर 2 बार पॉप यानी कि 4 डिलीट, 2 डिलीट। फिर पुश 5 यानी कि 5। अब लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा वो 5 बचेगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। आपको स्टैक में टॉप की साइज नहीं पूछी, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट दे रहे हैं ना वो टॉप की साइज बता रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमारा प्रश्न ये है कि स्टैक में आकार 5 वाला स्टैक है जिसमें ये ऑपरेशन लाइन वाइज किए गए थे, और इन सारे ऑपरेशन को जब कर लिया जाता है, यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्टैक, यानी कि ये सब होने के बाद में स्टैक में कितने सारे एलिमेंट्स बचेंगे हमें ये बताना था। तो इस कंडीशन में पुश और पॉप को आपस में काट करके आप बता सकते हो कि इतने पुश हुए और इतने पॉप हुए। तो टोटल पुश है 5, लेकिन टोटल पुश है पॉप है 4। इसका मतलब 5 बार पुश किया, 4 बार पॉप किया, बच गया एक एलिमेंट। अब वो कौन सा एलिमेंट बचेगा इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर आपको इतना सा पूछे ना कि मल्टीपल पुश और पॉप ऑपरेशन होने के बाद में स्टैक में टोटल एलिमेंट्स कितने बचे, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर है वो है 1। ठीक है, अभी भी कुछ लोग 4 दे रहे हैं, ये थोड़ा अलग चीज हो गई है ना।
समझ में आई ना बात। स्टेक में जब हमें ये बोला जाए कि आपने इतनी बार पुश किया है, इतनी बार पॉप किया है ना, इतनी बार पुश किया, इतनी बार पॉप किया है, अब स्टेक में टोटल एलिमेंट्स कितने बचते हैं, तब तो पुश और पॉप को काट के निकाल लो। हमें ये पूछे कि सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे। तो अगर देखो यहाँ पर मैं एक और बात करता हूँ कि यही चीज है, और इसी प्रश्न को कुछ ऐसा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पुश 6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टेक में लास्ट एलिमेंट्स क्या बचेंगे। ए ऑप्शन 5 6, बी ऑप्शन 6 5, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। ये ऑप्शन है, और मेरा प्रश्न है कि ये सारे ऑपरेशंस होने के बाद में स्टेक कैसा दिखेगा। स्टेक में एलिमेंट्स कितने बचेंगे, जरा इन ABCD में से आंसर दो तो। अब आपने यहाँ पे बी लिया है, अब उस बी लेने का भी रीजन समझो। यहाँ पर देखो कुछ लोग यहाँ पर ए ले रहे हैं, कुछ लोग बी ले रहे हैं। अब इस कंडीशन में आपको ये समझना पड़ेगा इंसर्शन का सीक्वेंस क्या हुआ। हाँ ये देखो ए आंसर ज़्यादा लोग ले रहे हैं। देखो जरा स्टेक में देखो समझना भाई, 1 को इंसर्ट किया, ये स्टेक है, 1 को इंसर्ट किया, पॉप किया, काट दिया, 2 को इंसर्ट किया, 3 को इंसर्ट किया, 1 पॉप किया यानी कि 3 डिलीट, फिर 4 को इंसर्ट किया, फिर 2 बार पॉप किया, ये भी डिलीट ये भी डिलीट, फिर किया 5 को इंसर्ट, फिर किया 6 को इंसर्ट। तो हमारे पास 5 और 6 कैसे होंगे, 6 और 5 होंगे ना। समझ में आया। हुआ कैसा, प्रश्न को पूछने का तरीका होता है, और प्रश्न में कुछ भी नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। प्रश्न सीधी सीधी गणित है, एक बेसिक चीज पूछी है इस प्रश्न में, और जो आप लोगों ने समझना जरूरी है। आई बात समझ में सबको। अगर इसको ऐसा करके पूछ ले कि भाई लास्ट में स्टेक में एलिमेंट्स की सीक्वेंस क्या होगी, 5 6 होगी या 6 और 5 होगी, तो भाई 6 और 5 ही तो होगी, क्योंकि 5 तो पहले पढ़ा है, 6 सबसे लास्ट में एंटर हो गया, तो 5 के ऊपर ही 6 होगा, 6 नीचे थोड़ी आ जाएगा। आ गई बात समझ में सबको। जल्दी जल्दी यस बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यदि तत्व ए बी सी और डी को एक स्टेक में रखा जाता है और एक समय में हटा दिया जाता है, तो हटाने का क्रम क्या है। If the elements A, B, C and D are placed in a stake and are deleted one at a time, what is the order of removal? As usual, सिंपल सा आसान सा सवाल है। बताओ। अभी भी कंफ्यूजन क्यों है, समझ में नहीं आया। अरे भाई ये स्टेक है, यहां पर 4 एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं, और चारों का क्रम है A, B, C, D। हमने बात करी है कि जो पुश ऑपरेशन होगा वो यहाँ से होगा, और जो पॉप ऑपरेशन होगा वो यहाँ पर होगा। और एक चीज़ पढ़ी थी कि जिस क्रम में डेटा को इंसर्ट किया था, है ना, जब हम लोग जिस क्रम में डेटा को इंसर्ट करते हैं, है ना, जिस क्रम में डेटा को इंसर्ट किया जाता है उसके विपरीत क्रम में आउट होते हैं, हाँ विपरीत क्रम में डिलीट होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में डिलीट करने का भी यही रास्ता है। तो सबसे पहले आएगा बाहर D, फिर आएगा C, फिर आएगा B, फिर आएगा A, यानी कि D C B A, D C B A, यानी कि B आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर इस प्रश्न को ऐसा बोला जाए कि आपने 4 बार पुश व 3 बार पॉप निम्न क्रम में लगाए, तो अंत में कौन सा एलिमेंट शेष रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई
यहां पर मैंने बोल दिया ये पुश ए, पुश बी, पॉप, पुश सी, पुश डी, पॉप, पॉप, पुश ई। बताओ जरा, अब अगर हमने ये कर दिया, मैंने बोला कि अगर हम लोग स्टैक में 4 बार पुश और 3 बार पॉप करें, ठीक है, तो अंत में कौन सा एलिमेंट बचेगा? जरा ये इनमें से बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बताना। पुश ए, पुश बी, पॉप, पुश सी, पुश डी, पॉप, पॉप, पुश ई। अब आपसे पूछा कि सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचेगा? इस मेथड में सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचेगा? ए बच जाएगा सर। हाँ, अब इसका क्रम समझो कि हमने सबसे पहले ए को पुश किया, फिर बी को पुश किया, फिर बोलता है पॉप कर दो, पॉप कर दिया, फिर बोलता है पुश सी, पुश डी, फिर कहता है पॉप कर दो, तो ये पॉप डी, पॉप सी, फिर बोलता है पुश ई, है ना? यही तो किया हमने, पुश ए बी, फिर पॉप किया, फिर पुश सी, पुश डी, फिर पॉप और पॉप किया, फिर बाद में ई किया। तो अंत में कौन सा एलिमेंट बचेगा? अंत में ई और ए, ये दोनों बच गए ना भाई, ई और ए दोनों बच गए ना। हाँ, यहां पर 5 बार पुश, सॉरी, क्या बचा लास्ट में? क्या बचा और किस क्रम में बचा? बताओ जरा। हाँ, अब ए ने इस प्रश्न के अनुसार बचेगा भी वही, है ना? बीसीए फाइनल ईयर वाले तो देखो, बीसी जब एग्जाम डेट आएगा ना, उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इसलिए आप करते रहो प्रिपरेशन, है ना? हाँ बस ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में ई और ए बच जाएगा। देखो, ये चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर को केवल समझना टफ है ना? और जब एक बार ये समझ में आ जाएगा, और समझना भी कोई ज़्यादा नहीं है, देखो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ों वाला एक चैप्टर है, जिसमें हर पॉइंट जो है आप लोगों ने अच्छे से देखना है और समझना है कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये चैप्टर आप लोगों से जो है वो क्या कहना चाहता है ना, वो सारी बातें, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने थ्योरी जो हमारा चल रहा बैच, उसमें भी कल स्टेक को पूरा किया था, आज स्टेक के कुछ ऑपरेशन, और उसके बाद में हम क्यू को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड में बुक का सॉल्यूशन भी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा वापस, ठीक है ना? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर देखो 6 से 8 तक एस स्टेट नहीं होता है, 1 से 5 तक भी नहीं होता है, बाकी अब सरकार जो चाहेगी वही होगा, है ना? तो हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी तैयारी जारी रखो। आपका कक्षा 6 से 10 तक का जो पेपर हुआ था, है ना, कक्षा 6 से 10 तक का पेपर हुआ था पिछले वर्ष जुलाई में शायद, उसका हम लोग सॉल्यूशन करें संडे को। अगला जो संडे आएगा 19 तारीख के आसपास, तो उस संडे को हम लोग एक मैराथन क्लास करेंगे, जो टीआरई 2.0 में हुआ था या 3.0 में, 6 से 10 तक का वो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइडिया हो जाएगा कि कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको मुझसे ये भी शिकायत नहीं होगी सर डेटा स्ट्रक्चर 6ठी क्लास में थोड़ी आता है, डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर के सवाल है वहां पे, है ना? हाँ, और बड़े स्टैंडर्ड पर थोड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, कक्षा 6ठी हो तो मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस तो जो है वो है ही यहाँ पर, ठीक है। तो बस यहाँ तक देख लिया हमने स्टेक के कुछ